एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे लगा कि यार ये आकर्षण, ठीक, उन्होंने नहीं बोला, मतलब उन्होंने नाम दिया वहां पर उसको ग्रेविटेशन, हमारे शब्दों के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। तो ये प्रयोग किया उन्होंने, फिर उसको सिस्टमेटिक जमा दिया। क्या बोला कि पृथ्वी में जब दो मतलब कोई भी दो पिंड हैं, उनमें से बड़ा पिंड छोटे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इस लगने वाले बल को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। यहां तक कि उन्होंने फिर धीरे धीरे रिसर्च करके बोल दिया कि हाँ, सभी प्रकार के पिंड जो हैं वो आपस में एक किसी न किसी बल से बंधे रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण तमाम प्रकार के। तो साइंस की डेफिनेशन क्या होती है? नेचुरल फिनोमिनास का हम लोग ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके उनकी सिस्टमेटिक स्टडी करें, इसी को क्या बोलते हैं? विज्ञान, साइंस। प्राकृतिक घटनाओं का प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर व्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं का प्रेक्षण प्रयोगों के आधार पर ही व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। ठीक है भाई। ऐसे ही द्वंद्वात्मक पद्धति में क्या होगा कि हर चीज को पहले देखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसका प्रेक्षण होगा, लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब एंटीथीसिस होगा, और एंटीथीसिस के बाद में निकल कर आएगा सिंथेसिस, और सिंथेसिस को हम लोग पढ़ते हैं, फिर सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं हर चीज की। ये इनका निकल कर आया है। चलिए अब बात करते हैं प्लेटोस एपिस्टोमोलॉजी, मतलब कि प्लेटो की ज्ञान मीमांसा। मतलब ज्ञान मीमांसा का मतलब समझो, एपिस्टोमोलॉजी यानी ज्ञान यानी होता है किसी चीज का नॉलेज हो जाना, और मीमांसा यानी होता है दर्शन, यानी ज्ञान के बारे में उनका क्या दर्शन था। दर्शन मीन्स विचार, इसके बारे में उन्होंने क्या फिलॉसफी दी ज्ञान के बारे में कि ज्ञान क्या है। तो जाहिर सी बात हम लोग पहले बात कर चुके हैं ज्ञान क्या होता है। उन्होंने वही बोला, प्रत्ययवाद पर आधारित, जो व्यक्ति को रिलेटिव नहीं होता है, ये बोला एब्सोल्यूट होता है, निरपेक्ष जो नॉलेज है वही क्या है, ज्ञान है, इन्होंने बोला। ठीक है भाई। अब अगले कहते हैं ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, नॉलेज इज नॉट परसेप्शन, यानी कि उन्होंने रिलेटिव जो नॉलेज है उसको नकार दिया कि वो सामने वाले व्यक्ति को जो अनुभूति हो वही ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी को अगर एक जैसी अनुभूति हो रही है वह ज्ञान है। ज्ञान मत नहीं है, नॉलेज इज नॉट ओपिनियन। अब यहां पर वो कहना चाह रहे हैं कि मान लो मत जो है वो व्यक्ति के बुद्धि पर आधारित होते हैं, यानी कि ज्ञान एक विचार अगर आपने दे दिया और उस पर आपका क्या मानना है वो ज्ञान नहीं है। अगर वो सच है, सभी लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, सभी लोगों ने उस पर चर्चाएं की और सभी का एक ही विचार निकल कर आ रहा है, तो वो ज्ञान है। यानी कि ज्ञान किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मत नहीं है कि मेरा इस पर ये मानना है तो ये ज्ञान है, नहीं। हो सकता है आपका मानना आपकी परिस्थितियों के अनुरूप हो। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि कोई उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, ऐसा ले लिया कि भाई कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति उसको तैरना नहीं आता और उस परिस्थिति में बाढ़ आ गई। ठीक है, उसको बाढ़ आ गई। अब एक व्यक्ति जो दूसरा था उसको भी तैरना नहीं आता और बाढ़ में वो अपने आप को बचाने के लिए प्रयास किया, दोनों ने झपट्टे मारे, एक डूब गया एक तैर गया। तो अब मान लो कि तो कोई तीसरा व्यक्ति उनको देख रहा है तो वो क्या बोलेगा कि वो बाढ़ आना सही है या बाढ़ आना गलत है। यानी कि आपदाएं आना सही है, आपदाएं आना गलत है। ऐसे समझिए कि लोग क्या कहते हैं कि घटनाओं से व्यक्ति सीखता है, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से सीखता है। तो अगर परेशानी नहीं आती तो क्या परेशानी आना सही है या गलत है? तो कुछ लोगों का विचार रहेगा इसमें कि परेशानी आना सही है, क्योंकि परेशानी से व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है, आपदा से हम लोग आपदा प्रबंधन सीखते हैं। कुछ लोग कहना है कि परेशानी तो आई नहीं, मेरी जिंदगी में भगवान ने मेरी जिंदगी में परेशानियां भर रखी थी क्या, तो वैसे मान रहे हैं। तो कहते हैं अलग अलग परिस्थितियों का अलग अलग ज्ञान हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि रिलेटिव नहीं है, हर व्यक्ति का नहीं, सभी का अगर निकल के एक आ रहा है कि आपदाएं सही है तो मानेंगे कि सही है, और किसी ने सभी का मिलकर के आ रहा है कि ये गलत है तो वो गलत है। ठीक है भाई। हाँ हाँ बिल्कुल ये है, पर ये मानो कि बहुत सारे लोगों को तो सक्सेस तस्तरी में चाहिए, मतलब कि ला करके कोई हमारे सामने हम ऑर्डर करे ला के रख दे, तो उसको तो वो भी बहुत सारे लोगों को तो पसंद है, वो तो ले रहे हैं। बहुत सारे लोग पटवारी के पेपर में 15-15 लाख दे। चलो भाई आगे ना। ज्ञान प्रत्यय है, नॉलेज इज आइडिया।
मतलब मैं कह नहीं कह रहा कि दिए या ना दिए, पर वो देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग पैसे देकर भी पद चाहते हैं और बहुत सारे लोग संघर्ष करके पद प्राप्त करते हैं। मतलब किसी के लिए हो सकता है कि संघर्ष में आनंद है और उसको फिर जो सफलता मिले उसमें आनंद है। किसी के लिए हो सकता है कि वो संघर्ष नहीं करना चाह रहा, पर सफलता दोनों को चाहिए। प्रत्यय ज्ञान प्रत्यय है। मुझे पता नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था ना, कह मत देना ना। देखो, हमें अभी किसी भी बात पे अपना ओपिनियन ना रखें ना, ध्यान रखा करें जब तक कि वो बात सही साबित ना हो जाए। अभी तक भी WHO ने कोरोना को ये नहीं माना कि ये चाइना ने फैलाया है या फिर प्राकृतिक घटना है। मतलब WHO से हमेशा कहा गया, तो उन्होंने केवल इसको बोला कि अभी इस पे जांच चल रही है। आप भी कभी ऐसा मत ना रखें कि चाइना ने ही कोरोना फैलाया है या फिर दूसरे व्यक्तियों को जो माना है कि प्राकृतिक घटना है। ना तो वो सही है ना वो सही है, जब तक कि पूरी तरीके से जांच ना हो जाए। किसी भी मुद्दे पर जब तक कि उसके प्रूफ ना आ जाए, आप अपना मत ना रख दिया करें। आम आदमी की तरह, आम आदमी कह सकता है कि पटवारी परीक्षा में घोटाला हुआ हो, पर आप बोलिएगा कि अभी जांच चल रही है, जो भी तथ्य हो सामने आ जाएंगे। अगर घोटाला हुआ है तो भी सच सामने आ जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो भी सच सामने आ जाएगा। तो हमें बस इंतजार करना है किसी मामलों का। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें लगता है कि किसी ने विचार दिया है, भाई बोलो तो सही, आपको बोलना जरूरी है, तो फिर आप उन ऑफिशियल्स का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि हमारे लिए ऑफिशियल्स कौन है? सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका। अगर उन्होंने ऐसे किसी मुद्दे पर बात कही है तो उनका आप उदाहरण दीजिए, तो आप गलत नहीं माने जाओगे। ठीक है? फिर वो बोलेंगे आप अपना विचार व्यक्त करें, तो आप कभी भी अपना विचार एकदम रेडिकल होके ना रखें कि हाँ, कि अभी क्या बोला था आपने कि घोटाला हुआ है। अब मान लो जांच हुई, पता चला कोई घोटाला नहीं हुआ, तो आप तो फंसे बुरे। कभी भी ऐसे जवाब देने से बचें। एक अधिकारी की बात बता रहा हूँ, एक अधिकारी में ये गुण होना चाहिए, हमेशा उस मुद्दे पर चर्चा करें कि क्या ये मुद्दा साबित हो चुका है, नहीं तो फिर उसको आप भी उसी अनुसार होल्ड रखें कि सर अभी हमें जानकारी नहीं है, हो सकता है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, पर अभी तो जांच के बाद ही सच हो पाएगा। ठीक है? आपको वो बार बार टोसा देंगे, बोलो, एक बार बोल दे तू, अगर तूने बोल दिया तो फंस गया तू, है ना। उसके बाद तेरी हर कमी को मैं फिर बताऊंगा तुझे। मतलब वो आपको क्या करेंगे, बार बार प्रेशराइज करेंगे कि आप एक बार इस मुद्दे पे रेडिकल होके बोले। गुस्सा दिलाते हैं ना कई बार अपनी घटनाओं में इंटरव्यू वाले कि तू इस पे गलत बोल, और अगर बोलेगा तो तू फंसा। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको फंसाने का प्रयास करते हैं वो। अगर एक बार वो फंस गए फिर तो उसके पीछे पड़ जाते हैं वो। इसलिए आपको फंसना नहीं है, आपको बचना है। ठीक है भाई? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी ऑफिशियल्स में हम लोग इस पटवारी वाली घटना पे, चूंकि अभ्यर्थियों का प्रश्न है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि भाई आप कुछ करिए। एक तरफ कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तो एक लोग कह रहे थे सपोर्ट, मतलब जो पास हुए हैं वो तो सपोर्ट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हमें पद मिले, और कुछ लोग कह रहे थे कि पदों को भर्ती को रोका जाए। तो यहाँ पर अब मुख्यमंत्री जी ने क्या स्पीच दिया, अपने शब्दों को सुनिए। उन्होंने कहा कि कुछ जगह पर ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि पटवारी परीक्षा में घोटाला हो सकता है। ऐसे में कुछ समय के लिए इन परीक्षाओं के जो परिणाम है उसको रोक रहा हूं, है ना। जांच के उपरांत, मामला सही साबित होने पर या मामला जांच के उपरांत आगे डिसीजन लिया जाएगा। बस उन्होंने इतना बोला। ना तो उन्होंने बोला कि घोटाला हुआ है, ना उन्होंने बोला है घोटाला नहीं हुआ है। बस उन्होंने बोला है कि कुछ जगह आशंका व्यक्त की गई, इसलिए जांच के लिए रोक रहा हूं। अब यहाँ पर मामला एक रुका हुआ है ना तो वो भड़क रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया कि पटवारी परीक्षा स्थगित, तो वो जिन्होंने जो पास हुए ना वो सड़कों पे आ जाएंगे। और उन्होंने बोल दिया कि है ना कि पटवारी परीक्षा में कोई घोटाला नहीं हुआ, तो वो सड़कों पे आ जाएंगे जो फेल हुए हैं। तो दोनों ही स्थिति में क्या है, सरकार अब बैलेंस बनाकर चल रही है। उन्होंने बोला कि अभी जांच चल रही है, होगा जो देखा जाएगा। ध्यान रखें, रेडिकल आंसर कभी ना करें। ज्ञान प्रत्यय है, ये वही बात जो सुकरात ने कही थी कि ज्ञान क्या है, जनरल गुणों के आधार पर ही तय होता है। ठीक है? सभी में कोई ना कोई सामान्य गुण पाए जाते हैं। फिर उन्होंने ज्ञान की 4 डेफिनेशन दी। पहला इन्होंने बोला कि भाई ज्ञान जो है, पहले प्रकार का ज्ञान है वो क्या है, कंजेक्टोरल ज्ञान है, मतलब कि काल्पनिक या प्रतिभाषिक ज्ञान है। अब ये कंजेक्टोरल ज्ञान क्या है, किसी व्यक्ति को भ्रम हो जाए, स्वप्न हो जाए, कल्पना आदि आए, तो वो ज्ञान जो है बहुत लो लेवल का ज्ञान है। मान लो सपने में आपने बोला, सपने में मेरे में ये भगवान आए थे, इन्होंने बोला कि बेटा वहां चले जाना और ऐसा ऐसा कर देना,
तो ये ज्ञान नहीं है। इन्होंने बोला ये कल्पना भी हो सकती है, किसी ने कल्पना भी कर दी हो। व्यवहारिक या सेंशियस नॉलेज, यह दृश्य जगत की वस्तुओं का ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष विश्वास और मत शामिल है। यद्यपि इससे हमारे व्यवहारिक जीवन का संचालन होता है, किंतु ये सत्य ज्ञान नहीं। मतलब कि जो सामने वाली घटनाओं से आपको क्या सीखने को मिला। जैसे मैं कहूँ आप लोग एक परीक्षा में आपने परीक्षा दी, आप फेल हो गए, और उस परीक्षा से आपको क्या सीखने को मिला। आपको सीखने को मिला कि सर मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर था, मेरी आंसर राइटिंग उतनी ज़्यादा नहीं थी, मैंने प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट नहीं लगाए। तो ये आपका नॉलेज है, वो व्यवहारिक में आपको समझ में आ रहा है कि ये ज्ञान मुझे एहसास हो गया इस घटना से, पर वो भी पूरा ज्ञान नहीं है, वो आपके व्यक्तिगत ज्ञान का आधार है, ये पूरा ज्ञान नहीं। तो ये बोला ये भी लो क्वालिटी का है, पर इसकी तुलना में थोड़ा बेटर है। अब इससे और बेटर है तार्किक ज्ञान, जो हाइपोथेटिकल नॉलेज है, मतलब जिसमें तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे पहले के जमाने में शास्त्रार्थ होते थे ना, तो शास्त्रार्थ में क्या करते थे, दोनों तरफ पार्टियां बैठ जाती थी, पार्टियां मतलब जो पक्षकार थे, तो वो बैठ जाते थे। इधर का व्यक्ति तर्क देगा, फिर ये उसका खंडन करेगा, फिर अपने तर्क देगा, फिर वो व्यक्ति इसका खंडन करेगा, ऐसे तर्क दिए जाएंगे। और जिसका तर्क प्रभावी वो ज्ञानी, जिसका तर्क प्रभावी वो ज्ञानी। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल है। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई तर्क के आधार पर हो सकता है कोई असत्य चीज, उसको भी सत्य साबित कर दिया जाए, तर्क अगर मजबूत है तो तर्क में और तथ्यों में बहुत अंतर होता है, ध्यान रखना है। तर्क जरूरी नहीं है कि सच ही हो, पर तथ्य सामान्यतः सच होते हैं। मैंने नहीं कहा कि पूरा 100% सच होते हैं, पर तथ्य सामान्यतः सच होते हैं। अगर आपने किसी भी शब्द के आगे ये शब्द लगा दिए ना जनरली, तो आप बच गए। और आपने कह दिया कि तथ्य हमेशा सच होते, तो फिर आप गए। शब्द को शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, है ना। और ये यूपीएससी कहता है कि द वर्ड्स आर शार्पर देन टू एज सावर्ड, शब्द द्विधारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। तो बड़ा सोच समझ के बोलना है, हर एक शब्द आपका बड़ा नपा तुला होना चाहिए। ठीक है, नपा तुला होना चाहिए। आपका एक एक शब्द क्या बनेगा, बाद में आपका स्टेटमेंट बनेगा, आपके कथन बनेगा, और आपके कथन आपको जीवन भर परेशान करेंगे। कई बार जैसे अभी देख लो कि हमारे नेता बहुत सारे लोग अच्छे भाषण देते हैं, पर कोई ऐसी बात कही जाती है कि जीवन भर वो रोग उसको पीछे नहीं छोड़ता। एक देख लेते, जैसे अभी एक्स पार्टी के कोई बड़े नेता थे, उनका काम है कि दूसरे पार्टी के नेताओं की आलोचना करना, सभी नेताओं का काम है कि एक दूसरे की कमियां गिनाना, पर उन्होंने एक्स जाति को लेकर के कोई स्टेटमेंट दे दिया। अब वो एक्स जाति का मामला उनके अभी भी पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेताओं को देखो, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे जो कि बहुत नेता फंस जाते हैं बुरी तरीके से बयान दे करके। फिर आदमी बाद में या तो बोलते हैं कि भैया मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जुबान फिसल गई, ऐसे बोलते हो ना। तो आपको बचना है, आप ऐसा भी नहीं कह सकते आप तो बोलते आप तो गए, क्योंकि आप इतनी मेहनत से इस पद को प्राप्त कर रहे हो। आपको बड़ा सोच समझ के बोलना है। एक सामान्य आदमी या फिर एक अतार्किक व्यक्ति जवाब दे सकता है, पर आपको बचना है। ठीक, अगला है बौद्धिक अंतर्दृष्टि, विवेकात्मक ज्ञान या रैशनल इंसाइट। ये कहते हैं ये ज्ञान उचित ज्ञान और सर्वोत्तम ज्ञान है। ये कहता है कि जो बुद्धि के आधार पर व्यक्ति को ज्ञान हो, यानी पूर्ण ज्ञान। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज की बात करते हैं। कुल मिलाकर के हम लोग ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति को सारा तत्व बोध हो गया। ठीक है, सारा तत्व बोध का मतलब यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति ने उस ज्ञान के सभी हिस्सों को प्राप्त कर लिया। मतलब कि उसको भी पता चल गया कि इसका अर्थ ये क्या है, इसका ये क्या है। जैसे मानो भगवान बुद्ध को हुआ था ना, वो क्या हुआ था, क्या हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति, है ना। ऐसे ही जैन धर्म में होता है कैवल्य, हिंदू धर्म में होता है मोक्ष, और ऐसे ही इस्लाम में भी कुछ होता होगा। तो ऐसी सारी चीजों में जो आदमी को अगर ज्ञान हो जाए ना कि यार ये एकदम फरिश्ता टाइप का बन गया है ना, तो वो क्या होता है, वो पूर्ण ज्ञान होता है। समझ पाए? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। कई बार तथ्य जो है ना, हम लोग तथ्यों का नाम लेकर के वास्तव में हमारे वो तर्क ही होते रहते हैं। तथ्य मतलब कि जो वास्तविक जो बातें कही गई है वो तर्क है। जैसे मानो कि मैं आपसे कह दूं कि कोई भी बात मैं आपको सच साबित करने का प्रयास करूं, मैं कहूं कि पटवारी परीक्षा में घोटाला नहीं हुआ, ठीक है, मैं कहूं भैया ना, एक समय सपोज कर लेते हम लोग, फिर मैं आपके सामने तथ्य बना करके कुछ भी पेश कर दूं कि ये देखो इतने अभ्यर्थियों ने पेपर दिए, इतने लोग बेचारे इतने मेहनती थे, ये फेल हो गए, कैसे घोटाला हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, तथ्य पता चले उसका सच साबित नहीं हो, मैं कुछ उल्टी सीधी घटनाएं ला करके आपके सामने पेश कर दूं। तथ्य रहते हैं वो ऑथेंटिक रहते हैं, मतलब कि तथ्य कभी नहीं बदलता।
तर्क बदल सकता है। बिल्कुल, तथ्य चाहिए होते हैं तर्क के लिए, पर तर्क क्या हो सकता है, आप अपनी बुद्धि से भी बना सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा नॉलेज वाले हैं तो। कई बार क्या करते हैं बड़े बड़े नेता, अपने सच को, अपने झूठ को सच साबित कर देते हैं, जिसको मैंने एक बार आपको बताया था अल्टरनेटिव ट्रूथ। अल्टरनेटिव ट्रूथ है ना, मैंने क्या एक बार अखबार में आया था कि वैकल्पिक सत्य क्या होता है, जब व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोले, बार बार बोले तो आदमी समझेगा ये सच बोल रहा है, और भीड़ उसके साथ बोले तो लोग और विश्वास करेंगे कि इतनी भीड़ बोल रही तो मतलब ये सच है। वो तर्क प्रस्तुत किया उन्होंने, क्योंकि वो बोलेंगे कि देखो इतने लोग बोल रहे हैं, अब क्या ये सच है, ये झूठ है, झूठ भी हो सकता है। ठीक, तो बचना है। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ, तो आपका मानना सही है कि बिल्कुल तर्क जो है ना वो तथ्य के आधार पर पेश किए जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सारी तर्क तथ्यों के आधार पर ही पेश हो। कई लोग तर्क क्या करते हैं, इतने तर्कवादी होते हैं, ऐसा तर्क देंगे आपको, मुझे ही बहुत सारे लोग ऐसा तर्क देते हैं, सर वो आंखों में आई फ्लू हो गया था तो इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि दिख ही नहीं रहा था ना बिल्कुल आंखों से। अब भले हो सकता है वो गदर 2 देखने गया हो, पर उदाहरण मुझे ऐसा देगा, तर्क दे दिया ना उसने, तो मैं मानना पड़ेगा भाई तर्क दिया है, क्योंकि आई फ्लू हो गया तो दिखेगा क्या, बेचारा आकर क्या देखेगा। प्लेटो की तत्व मीमांसा, उनकी ज्ञान मीमांसा ही तात्विक दर्शन क्षेत्र में तत्व मीमांसा है। कहने का मतलब ये, उन्होंने कहा कि ज्ञान मीमांसा तो उन्होंने बता दिया कि जो व्यक्ति को सभी को एक जैसा ज्ञान हो वो ज्ञान मीमांसा, वह ज्ञान सच है, जो कि एब्सोल्यूट नॉलेज है वह सच है, कोई तार्किक ज्ञान जो है वो ज्ञान नहीं है। अगर व्यक्ति को सभी को अगर एक ही जैसा आभास हो रहा है, एक ही जैसे निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, वो ज्ञान है। अब उसी को उन्होंने यहाँ पर तथ्य जगत में बात कर रहे हैं। अब तत्व मीमांसा का अर्थ समझो ताकि आपको ये समझ में आए कि बात कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा जानते हो, जिसका अस्तित्व है, जो है, जैसे हम सभी लोग क्या बने हुए हैं, पंच तत्वों से बने हुए हैं। ये सभी चीजें किसी न किसी एलिमेंट से बनी हुई है ना, ये बिल्डिंग, ये सारी चीजें आप जो भी देख पा रहे हो, एलिमेंट, इनके बारे में क्या विचार है आपके। पहले तो हम लोग ज्ञान यानी कि परलोक की बात कर चुके, परलोक मतलब कि अध्यात्म जगत की बात कर रहे थे, अब हम इस जगत की बात करें, तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स की। अब मेटाफिजिक्स में इनके क्या विचार थे, ये जानना चाह रहे हैं। तो ये जो मेटाफिजिक्स मतलब ऐसे समझिए कि पहले हम लोग बात कर चुके थे ईश्वर जैसी कोई संकल्पना की, और अब हम बात कर चुके हैं कोई संसार की। संसार के बारे में आपके क्या विचार है। तो ये कहते हैं कि संसार में कुछ ऐसी चीजें होती है जो नित्य होती है, शाश्वत होती है, बनी रहती है, पर कुछ ऐसी भी होती है जो नित्य हो नहीं होती है, शाश्वत नहीं होती, क्षणभंगुर होती है, टूट जाती है। मतलब ये संसार को मानते हैं अर्ध सत्य। आप लोगों ने आचार्य शंकर के बारे में पढ़ा होगा, शंकराचार्य के बारे में, है ना। वो कहते हैं ना ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, यानी कि ब्रह्मा सच है और जगत झूठा है। ठीक है, कि ब्रह्मा सच है और जो जगत है ना वो उनके द्वारा बनाया गया एक क्षेत्र है। ये भी वही बात कहते हैं कि भगवान तो है और बाकी भगवान ने ये दुनिया बनाई है, भगवान अपने आप में पूर्ण है और ये दुनिया भगवान ने बनाई हुई है, पर इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्षणभंगुर है और बहुत सारी चीजें हैं जो स्थिर है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें सभी में कॉमन गुण हैं जो कि सच है। जैसे वही बात हो गई कि सभी लोगों को जो जनरल निष्कर्ष पर पहुंचे वो ज्ञान है। इधर यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी नहीं खत्म होती। जैसे मैं कहूँ मेरा शरीर है, ये झूठा है, मतलब कि मैं मर जाऊंगा, उसके बाद में किस में मिल जाएगा, तो मिट्टी सच है ना, मिट्टी तो कभी नहीं बदल रही, मिट्टी मिट्टी रहेगी, मतलब मिट्टी नहीं बदल, मिट्टी खत्म नहीं होगी। मिट्टी से इंसान बन जाएगा, इंसान जानवर बन, मतलब मिट्टी से जानवर भी बन सकता है, पेड़ पौधे भी बन सकते हैं, पर वो मरने के बाद उसी मिट्टी मिल जाएगा, मतलब मिट्टी सच है। ऐसे ही पानी सच है, मेरे शरीर का कुछ भाग पानी में चला जाएगा, मतलब पानी है तो मिल जाएगा, कुछ शरीर में वायु मेरे मौजूद है तो वो वायु चली जाएगी। तो मतलब कुछ चीजें जो बदलती नहीं है, ये इनका मानना है। तो इन्होंने संसार को झूठा नहीं बोला, इन्होंने बोला अर्ध सत्य है, आधा सच है। ठीक है भाई, तो इनका दृष्टिकोण था कि अर्ध सत्य है संसार। ठीक है, आगे ये कुछ अपने वो देते हैं आइडियाज, यूनिवर्सल, प्रत्यय सामान्य होते हैं, तो सही बात है, सभी के एक ही जैसे निष्कर्ष निकलते हैं।
प्रत्यय सार होते हैं, किसी भी चीज की समरी होते हैं। आइडिया जो रहते हैं, मतलब आइडिया मतलब प्रत्यय, सामान्य जो निष्कर्ष होते हैं वो क्या रहते हैं, सार होते हैं। जैसे मानो कि जैसे हम सभी के अंदर सार रूप से एक आत्मा है, ठीक है, तो आत्मा हमारे पूरे उसका सार हो गई है। हम लोग इस क्लास का एक सार बोले तो आपका लक्ष्य क्या है, पद प्राप्ति करना, तो इतना पढ़ने का एक सार है पद प्राप्ति, तो ये सभी का एक कॉमन लक्ष्य है। अब आप पढ़ने के लिए अलग अलग सब्जेक्टों का भले प्रयोग कर रहे होंगे, अलग अलग किताबों का प्रयोग कर रहे होंगे, पर आप सबका उद्देश्य है कि पद प्राप्ति है ना, सबका एक लक्ष्य सामने आ गया, तो यही सार है। हाँ, कोई हाथ ऊंचा कर रहा था। हाँ, आधा झूठ ये है कि जैसे हम लोग कई बार शरीर से स्नेह कर लेते हैं कि ये, अब हमें कई बार हम ये भूल जाते हैं कि शरीर मर जाना है, एक दिन नष्ट हो जाना है। कई बार हम उन चीजों से दिल लगा लेते हैं कि यार ये चीज है कि ये कभी नहीं खत्म होगी, पर अगर हमें उसका ज्ञान नहीं कि ये खत्म हो जाएगी, यानी कि हर चीज परिवर्तनशील है। हम लोग पैसे से मन लगा लेते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ है, पर हमें ये ज्ञान नहीं होता कि पैसा एक दिन खत्म हो जाना है। ज्ञान हमेशा रहेगा सभी के पास। आज आपके पास गाड़ी है, गाड़ी भी एक दिन टूट करके कबाड़ में चली जाएगी, पर हम उससे मन ना लगाएं। कई लोगों का रहता है ना, वो गाड़ियों को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरी गाड़ी हाई ऐसे पोछा लगाते हैं, है ना, उसका बड़ा केयर करते हैं। वो आपकी कोई भी वस्तु हो सकती है जिसे आप बड़ा केयर करते हो, जो फिजिकल में हो सकता है कल को वो ना रहे, तो वो कहते हैं ये गलत है। वो कहते हैं कुछ चीजें ऐसी है जो शाश्वत बनी रहेगी, मतलब कुछ चीजें ऐसी जो शाश्वत, यानी कि आपका नॉलेज होगा, बहुत सारी चीजें जो बनी रहेगी, मिट्टी पानी, ये जो तत्व हैं वो बने रहेंगे। आदमी का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, वस्तु का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। समझ पाए? तो बता रहा हूं भाई, प्लेटो कहता है संसार क्षण भंगुर है, मिट्टी में मिल जाना है। प्रत्येक इकाई होते हैं, आइडियाज आर यूनिट्स। तो इकाई भी मान सकते हैं कि हर व्यक्ति का एक गुण होता है। जैसे मान लो मैं अपनी चरित्र की अगर मैं कहूँ, तो मैं कहूँ कि मैं एक इंसान हूँ, तो एक यूनिट हो गई है कि ये एक इंसान है। फिर मेरी परिभाषा क्या होगी कि हर व्यक्ति, हर एक मनुष्य में एक गुण पाया जाता है जिसको इंसानियत गुण कहते हैं। फिर दूसरा बोलेंगे कि मेरे अंदर एक आत्मा है, तो ये दूसरा यूनिट हो गया। तो सभी ऐसे यूनिट मिलकर के व्यक्ति को बनाती है। तो ये उन्होंने बोला प्रत्यय पूर्ण होते हैं, आइडियाज आर परफेक्ट। मतलब ये कहते हैं कि प्रत्यय में कोई कमी नहीं रहती है। हमें भले उसका नॉलेज ना हो, पर वो कभी नहीं बदलता। जैसे मान लो मिट्टी, हवा, पानी, क्या ये कभी बदलेंगे? मतलब ऐसा तो नहीं कि मिट्टी पानी हो जाए, पानी मिट्टी हो जाए, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, शाश्वत रहेंगे। उसमें अशुद्धियां आ सकती है, पर वो कभी नहीं बदलेगा। प्रत्यय द्रव्य स्वरूप होते हैं, आइडियाज आर सब्सटेंस। प्लेटो ने द्रव्य को स्वरूप कहा है। वो कहते हैं, इसका तात्पर्य भाई ये कहना चाह रहे हैं कि सभी लोग ऐसे समझो, प्लेटो केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, एलिमेंट्स, सभी लोग एलिमेंट से बने रहते हैं। ऐसे ही हम भी क्या, किसी न किसी एलिमेंट से बने होते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला कि हम लोग, हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पर उन्होंने कहा कि कोई ना कोई ऐसा तत्व है जो सभी को बनाता है। समझ पा रहे हो? जैसे मैं बताऊं, वो नहीं बता रहे, पर मैं बता देता हूं, है ना, कि आप अपने आप को ले लो, मुझे ले लो, अपने आप को ले लो। मैं किससे बना हुआ हूं? अरे पंच तत्व छोड़ो, बायोलॉजी में जाओ। हाँ, क्या बोला? सेल्स, सेल से बना हुआ है ना। मेरा शरीर सेल से, समझ पा रहे हो कि मेरा पूरा शरीर किससे बना हुआ है? सेल्स से बना हुआ है। अब देखो, समझो, बायोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं अपन इथिक्स को। एक सेल, दो सेल, इन सेलों ने मिलकर के क्या बनाया? टिश्यू बना दिया। सेल्स मिलकर टिश्यू यानी कि ऊतक बनाती है, कोशिकाएं। फिर टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं? ऊतकांग, ठीक है ना, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं। फिर ऊतकांग मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, मतलब कि ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हाथ बना मेरा ऊतकों से, है ना, पैर बने, आंखें बनी, सारा अंग बना, ठीक है। फिर उन अंगों से मिलकर के पूरा अंग तंत्र बना, यानी बॉडी बना, और बॉडी पूरा क्या बना रही है? मेरा मतलब पूरा शरीर बना मेरा, ठीक है। पर अगर मैं इसको तोड़ू तो वापस क्या बन जाएगा? सेल। ऐसे ही क्या है, पर प्रत्येक मनुष्य किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो सेल्स क्या हो गया? यहाँ पर तत्व हो गया, सबस्टेंस हो गया। पर और गहराई में चलते हैं, अब इसको फिजिक्स से लिंक करते हैं। कोशिका को तोड़ो, कोशिका में क्या क्या मिलेंगे? अब आप गहराई से जाओगे ना, प्रकृति में सभी तत्व एटम्स से बनते हैं, तो वो कोशिका भी एटम से बनी है। तो एटम क्या हो गई? और सबसे छोटी यूनिट हो गई, ठीक है, परमाणु, एटम्स। तो एटम्स क्या हो गया? एटम सभी लोगों में पाए जाते हैं,
मतलब उस कोशिका में भी एटम है, एटम्स ने मिलकर कोशिकाएं बनाई, कोशिकाओं ने मिलकर के शरीर बनाया। ये सारी चीजें जो भी हैं, चाहे वो अजीवित हो मतलब कि निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, सभी लोग एटम से बने हुए हैं। तो एटम्स क्या हो गया? तत्व हो गया। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एटम्स क्या है? द्रव्य है, सब्सटेंस है। समझ पाए? हाँ 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 बिल्कुल। हम इंसानों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं तत्व मीमांसा, यानी कि जो मेटाफिजिक्स है, यानी भौतिक जगत में जो दिख रहा है उसमें क्या चीज है, क्या वो सच है, क्या वो झूठ है। तो हमें पता है कि एटम्स कभी खत्म नहीं होता है ना, एटम्स कभी नहीं मिटता। सेल्स से ही बॉडी बनी हुई है, सेल्स भी मिट जाएगी पर एटम्स कभी नहीं मिटेगा। तो यहाँ पर वो इतना तो गहराई नहीं गई क्योंकि माइक्रोस्कोप तो था नहीं उस समय पे कि वो देख पाए कि भाई एटम्स से बना हुआ है सब लोग। पर उनको ये महसूस हुआ कि सभी लोगों के अंदर कोई तत्व है, तो उन्होंने उस तत्व को भी बोला कि ये भी सच है। उस तत्व को उन्होंने सच बोला कि ये सच है। और सभी जो जगत बना हुआ है, सभी वस्तुएं बनी हुई इस तत्व से बनी हुई है। ठीक है, एटम्स का उन्होंने जिक्र नहीं किया, एटम्स में बताना चाह रहा हूं आपको। पर वो कहते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ना, वो कौन सा सब्सटेंस है? उन्होंने बोला कि एटम्स हो सकता है। उन्होंने नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ एटम्स हो सकता है, पर उन्होंने बोला कुछ तो है जो सभी चीजों को मिलकर के बनाता है। उन्होंने पंच तत्वों के बारे में भी नहीं बोला। हम लोग पंच तत्वों के बारे में बोलते हैं, मतलब हमारे जो पूर्व के दार्शनिक थे, तो उन्होंने बोला। समझ पाए? हम लोग अभी भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने सब्सटेंस का प्रयोग किया। ठीक है, हाँ। कौन सा वाला? हाँ, ये देखो ना, प्रत्यय पूर्ण होते हैं, ये सभी को क्लियर है ना? परफेक्ट। प्रत्यय स्थायी और अनस्वर होते हैं। वो कहते हैं कि कुछ चीजें जो कभी नहीं मिटती, कहने सभी की अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं। जैसे मैं कहूँ त्रिभुज क्या होगा, तो आप बताएं डेफिनेशन क्या होगी? अब क्या कभी ये डेफिनेशन बदलेगी त्रिभुज की? अगर पूछूंगा तो नहीं बदलेगी, पर त्रिभुज का साइज बदल जाएगा, त्रिभुज में लगने वाला कोई चीज बदल जाएगी। मतलब मान लो कि त्रिभुज किसी रोटी के 3 हिस्सों को काट करके बना दिया, तो वो त्रिभुज वाली रोटी हो गई, वो चेंज हो जाएगा, पर वो त्रिभुज की डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगी। ऐसे कहते हैं कि सभी के अंदर जो कॉमन ट्रेट्स होते हैं वो कभी नहीं बदलते, कुछ चीजें सभी के अंदर रहती है। मतलब अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर हम बोलेंगे कि त्रिभुज 4 भुजाओं से मिलकर बना है, तो वो त्रिभुज थोड़ी होगा फिर वो। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनस्वर होती है, कभी नष्ट नहीं होती है, स्थायी यानी कि स्टेबल रहती है वो। ठीक है ना? इनइम्यूटेबल और इम्प्रेसिबल होती है। ठीक है भाई। अगला 7वां, प्रत्यय देश काल से परे होते हैं। समझ पाए? मतलब कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। क्या एथेंस या यूनान का व्यक्ति सेल की जगह किसी और से बना होगा क्या? नहीं होगा, है ना? या अमेरिका के किसी व्यक्ति को चुन लीजिए, वो भी सेल से बना होगा। यानी सभी व्यक्तियों के अंदर एक लिविंग जो चीज रहेगी वो सेल रहेगी, तो वो कभी नहीं बदलेगी। मतलब सभी लोग सेल से ही बनेंगे, चाहे वो कहीं पर भी पैदा हो जाएं। तो यानी कि ये कहते हैं कि सापेक्ष ज्ञान तो एक सीमा में रहता है। मुझे क्या अनुभव हुआ, मैंने इसको शेयर किया, हो सकता है तीसरे को वो अनुभव ना हुआ, तो वो सच नहीं है। वो तथ्य के बारे में वो जानकारी भी नहीं है। यूनिवर्सल होते हैं वो कहीं नहीं बदलते। मतलब हर जगह पे वो सेम ही रहते हैं। मेटाफिजिक्स में हम लोग कहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर ऐसे समझो, समस्त जगत में अगर जो तत्व बने हुए हैं, या तो वो मिट्टी से बने हैं, पानी से बने हैं, अग्नि से बने हैं, हवा से बने हैं, आकाश से बने हैं, किसी से बने, तो वो क्या है? वो नहीं बदलेंगे। वो सीमाओं में बंधे नहीं है कि यहाँ के लोगों के तत्व अलग होंगे, वहां के लोगों के, वो हमेशा समान ही रहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, चलिए आगे। प्रत्यय विचार रूप और वास्तविक होते हैं ना। आइडियाज आर थॉट्स एक्चुअल। एक्चुअल मतलब रियलिटी में होते हैं। ठीक है, तो वही बात है जो ऊपर कही थी हमने। किसका? किसी चीज के बारे में हमारे थॉट्स तो निकल के आते हैं ना। मैंने कहा कि ये संसार मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा, तो ये क्या है? विचार ही तो है ना। यानी उस तत्व के बारे में हमारे कुछ मत होते हैं जो हमें अनुभव होते हैं। मत वो नहीं जो केवल व्यक्तिगत मत हो, यानी कि सभी के यूनिवर्सल मत होते हैं, तो विचार रूप होते हैं ना। तत्व की डेफिनेशन कैसे दोगे? विचार जब आएगा। मैंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, तो भी ये भी एक विचार है, पर ये हो सकता है कई लोग इसको माने नहीं, है ना? क्योंकि कई लोगों ने बोला कि नहीं, अभी प्लेटो को रख दे इनके सामने, तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं,
जगत भी सत्य है पर वो अर्ध सत्य है। तो विचार है ना, यानी कि हर चीज के बारे में एक विचार छुपा रहता है, ऐसा रहता है ना। ऐसे समझो हाँ, जैसे मैंने कहा कि सभी शरीर क्या है, एटम से बने हुए हैं, मतलब परमाणु से बने हुए हैं। मैंने बोला कि परमाणु कभी नष्ट नहीं होता, तो ये क्या हो गया, विचार हो गया ना उसके बारे में, ये विचार है। नहीं, जो प्रयोगों के बाद में जो साबित हो रहे हैं, वो नहीं कह रहा मैं कि जो व्यक्तिगत अनुभव हो सापेक्ष, एब्सोल्यूट कह रहा हूं जो सभी को अनुभव हो, उसका बाद में भी तो विचार रहता है ना, वो सर्वोत्तम विचार, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ देखो आइडियाज क्या है, एकदम वस्तु है, सब्जेक्ट है ना, और उस पे चर्चा हम लोग ऑब्जेक्ट है मतलब आइडियाज, और उस पे हम क्या सोच पा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, तभी तो हमें पता चल जाएगा कि है क्या है। ऐसे मानो कि ये क्या है, मोबाइल है, ठीक है, ये हो गया आपका आइडिया, आइडियाज मतलब प्रत्यय। अब मैंने कहा कि ये स्मार्टफोन है, ये क्या है, स्मार्टफोन है, फिर मैं इसकी पीछे तर्क दूंगा क्योंकि ये कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक काम कर सकता है, फोन लगा सकता है, टेलीफोन का काम कर सकता है, कैलेंडर का काम कर सकता है, और इसके अलावा ये कैलकुलेटर का काम कर सकता है, बहुत सारे काम ऐसे ये कर सकता है, कैमरे का काम कर सकता है, इसलिए ये स्मार्टफोन है। ये केवल ऑब्जेक्ट है, पर मैंने इसके बारे में जो विचार रखा कुछ तो बोलूंगा ना, तो ये क्या है, इसके बारे में मेरे थॉट्स हैं, ठीक है। पर अगर मैं कहूं कि मैंने कहा इसलिए सच है, तो फिर ये झूठ होगा। आपको भी महसूस हुआ कि यार ये सारे काम कर सकता है, आपको भी महसूस हुआ, अमेरिका वालों को महसूस हुआ, तो बोलेंगे कि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मोबाइल स्मार्ट है, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, वस्तु हो गई, और इसके बारे में आपका क्या मानना है वो विचार हो गए, थॉट्स हो गए। गेटिंग? चलिए चलिए आगे, और कहाँ थे? प्रत्ययों का अपना एक जगत होता है, द डिवाइन वर्ड्स ऑफ आइडियाज। प्लेटो के प्रत्यय मानसिक कल्पनाएं नहीं है, वो कहते हैं इस जगत में अपना एक स्वतंत्र और वास्तविक अस्तित्व है। इनके अस्तित्व को प्लेटो का दिव्य जगत कहा है, इसमें लोक में सुंदरता, न्याय, शुभ, अन्य क्रूपता आदि के प्रत्यय होते हैं। मतलब कहते हैं कि हर व्यक्ति में जो हर पदार्थ में जो गुण रहते हैं, जो प्रत्यय रहते हैं, वो कुछ कॉमन चीज ऐसी रहती है जो कभी नहीं बदलते, मतलब खत्म नहीं होते हैं। वो कहते हैं प्रत्ययों का अपना एक जगत होता है, मतलब मेटाफिजिक्स का भी अपना एक जगत होता है। जैसे मैं कहूँ बौद्ध धर्म से उठा लेते हैं, बुद्ध ने कहा, या फिर सबसे बढ़िया उठा लेते हैं कबीर को। कबीर ने कहा, क्यों तन मांजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। मतलब आप क्यों तन मांज रहे हो, मतलब शरीर को क्यों ऐसा क्रीम ब्रीम पाउडर लगा करके, तमाम प्रकार के सेंट लगा करके इतना सजा रहे हो, एक दिन सभी लोगों को मिट्टी में मिल जाना है। तो ये उनका एक बोला है कि सभी में मिट्टी मौजूद है, ये एक अपना एक जगत है। फिर अब कोई व्यक्ति उसकी स्टडी करे कबीर की उन विचारों की, तो विचारों का अपना एक अलग दुनिया है, यानी कि कुल मिलाकर के एक नया चश्मा है। जैसे मैंने आपको चश्मा दिया था ना, कंट्री टाइम सिचुएशन, आपको चश्मा दिया था कि ह्यूमैनिटी, और वो ऐसे बहुत सारे चश्मे दिए मैंने आपको। ऐसा इन्होंने बोला कि आप हर चीज को एक अलग चश्मे से बोलो। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको एक नया चश्मा देता हूं, मैंने बोला कि सभी संसार में एटम से बना हुआ है, सभी चीजें एटम से। तो पहले तो आप मुझे देख रहे थे कि ये राम सर है, अब आप बोलोगे कि नॉट, दिस इज नॉट राम सर, दिस इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके, दिस इज नॉट ब्लैक, दिस इज नॉट पैनल, दिस इज नॉट मोबाइल, आप बोलोगे दिस इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स। हर चीज को एक अलग दुनिया एंगल से देखोगे। तो कहते हैं तथ्य जगत का भी एक अपना एक एंगल है कि हर व्यक्ति अगर उसको सोचे तो एक अलग दृष्टि से देख पाएगा वो। ठीक भाई? हाँ, शुभ का प्रत्यय, आइडिया ऑफ गुड। अब ये कहते हैं कि शुभ का प्रत्यय नहीं, जो एक अच्छे वाले प्रत्यय होते हैं, कई लोगों ने बोल दिया कि जो अच्छा प्रत्यय होता है वही ईश्वर है। मतलब कि मैं भी कहूं अगर कि मैंने बोला कि सभी चीजें एक नियम से चलती है, और वो नियम किसका है, वो प्रकृति का नियम है, ठीक है, नेचुरल जो नियम है, प्राकृतिक नियम से सभी चीजें संचालित होती है। जैसे मैं कहूं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही तो लगा रही है, वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये एक ही नियम हो गया। मैंने बोला कि प्रकृति ही ईश्वर है, मैंने कहा प्रकृति ही ईश्वर है। आपके अनुसार ईश्वर कुछ और हो सकता है, मेरे अनुसार प्रकृति ईश्वर हो सकती है। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं शुभ का प्रत्यय, जो अच्छा वाला प्रत्यय है, लोगों ने उसको माना, क्योंकि प्रकृति गलत नहीं है, तो मैंने उसको ईश्वर मान लिया। आपने बोला कि किसी ने तो हमें बनाया होगा, वो ईश्वर है, तो वो ईश्वर हो सकता है। यानी कि जो अच्छा वाला प्रत्यय गुड, वो क्या है, ईश्वर है। कोई तो ऐसा चीज है जो सबको बना रहा है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि एटम्स जो हैं वो गॉड है,
क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया है, तो वो अच्छा वाला प्रत्यय है। ठीक है, तो सब शुभ वाले गुड वाले को उन्होंने बोला कि ये ईश्वर है। कुछ लोगों ने माना है और इनका भी ऐसा विचार है। प्रत्यय बौद्धिक होते हैं तो आइडियाज आर रैशनल, यानी कि व्यक्ति को अनुभव होगा तभी तो वो बोल पाएगा ना कि प्रत्यय होते क्या हैं। प्रत्यय होते हैं जनरल गुण, सामान्य गुण, सभी में जो कॉमन निकल कर आते हैं निष्कर्ष के बाद में। और वो कहते हैं कि बौद्धिक होते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, आदमी ज्ञानी होगा तभी तो अनुभव होगा ना कि ये है क्या। नहीं तो अब किसी व्यक्ति को जाकर के समझा दो कि सभी के अंदर कॉमन गुण ढूंढो, तो हम सभी के अंदर कॉमन गुण शायद ना ढूंढ पाए, है ना। किसी की देखने की दृष्टि उतनी नहीं हो, उस चीज के बारे में उसको नॉलेज ही ना हो, तो फिर कैसे वो देख पाएगा। तो कहते हैं तर्क के आधार पर निकलता है। तर्क कहाँ से आता है? बुद्धि से। तो प्रत्यय बौद्धिक होते हैं। प्रत्यय व वस्तु में संबंध, रिलेशन बिटवीन द आइडियाज एंड वर्ड्स। तो प्लेटो कहते हैं भैया प्रतिबिंबवाद है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सहभागिता है ना, पार्टिसिपेशन है। देखो प्रतिबिंबवाद में कहते हैं कि सिद्धांत के अनुसार दृश्य जगत की सभी वस्तुएं प्रत्यय की प्रतिबिंब है। मतलब कि जो भी हमें दिख रहा है वो केवल क्या है? प्रत्यय की एक प्रतिबिंब है। प्रत्यय यूनिवर्सल है, वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे मानो एक उदाहरण ले लेते हैं, आप चंद्रमा को ले लो, चंद्रमा एक है, उस चंद्रमा की छाया, उस चंद्रमा की जो इमेज है वो पानी में अलग क्रिएट होगी, जैसा पानी का साइज रहेगा। यानी वो चंद्रमा की इमेज तालाब में भी क्रिएट होगी, वहां पर भी होगी, कहीं पॉन्ड रहेगा और जगह पे कोई झील होगी उसमें भी होगी, रिवर होगी उसमें भी होगी। पर चंद्रमा के बदला क्या? उसकी केवल क्या है? वो प्रतिबिंब है। ठीक है ना, उसके केवल प्रतिबिंब है। ऐसे वो कहते हैं प्रत्यय के प्रतिबिंब जो भी है सब कुछ। यानी कि मैं कहूं सभी लोग आप क्या हो? ग्रुप ऑफ एटम्स हो, तो वो कभी नहीं बदल रहा। आप केवल क्या हो? इस व्यक्ति की बॉडी, ये लड़की है तो इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स का अलग साइज है, इस व्यक्ति की बॉडी ग्रुप ऑफ एटम्स अलग है। ये डाइस है तो इसका ग्रुप ऑफ एटम्स अलग है। पर ये क्या है? सभी लोग एटम से बने हुए हैं, तो एटम्स जो हैं वो कभी चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि केवल हम लोग क्या है? कॉपी है उसकी, हमें उसने बनाया। कई लोग, अब आप प्रत्यय को बोलोगे प्रत्यय ईश्वर है, ईश्वर ने हमें बनाया, हम लोग ईश्वर की सब लोग कॉपियां हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ क्या? आप समझ रहे हो ना? हाँ। सहभागिता सिद्धांत, पार्टिसिपेशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार दृश्य जगत की वस्तुएं प्रत्यय जगत में सहभागी होती है। कुल मिलाकर के जो दिख रहा है वो भी प्रत्यय में भागीदार हो सकता है, प्रत्यय दृश्य जगत में भागीदार होता है। कुल मिलाकर के ऐसे कहें कि ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है, ये कहना चाह रहे हैं वो। यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो कॉमन होती है, कॉमन चीजें यही प्रत्यय बनाती है। समझ पाए? नहीं समझे? अरे कुछ तो बोलो भाई। एग्जाम्पल फिर समझो, एटम्स का ही ले लो ना, है ना, कि एटम्स भागीदारी कर रहा है सभी चीजों को बनाने में, और एटम्स क्या है? एक प्रत्यय मान सकते हैं एटम को, क्योंकि वो सभी का कॉमन निकल कर आया कि सब चीज एटम से बनी हुई है। तो एटम्स जो हैं वो दृश्य जगत यानी जो दिख रहा है उसमें